Hello students, hi, it's Pallavi Sharma, VT BFSI, and I'm here with my new video, Non-Performing Assets. I have uploaded some videos before, शायद आपको वो पसंद आई हों और आपके लिए वो काफ़ी beneficial रही हों. तो this is my new video, so let's start. So firstly the what I have covered in it. So I have covered the introduction, means इसकी introduction NPA की, इसकी categories क्या हैं, reasons क्यों NPA होते हैं, factors why loan account goes bad and its effect and what are its causes. So for that firstly I will discuss with you non-performing assets. Non-performing assets होते क्या हैं. देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पर्सन ने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और वो उसको बाद में जो है चुका नहीं पा रहा है, तो वो एक NPA है उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए. तो मैंने लिखा भी है कि एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होता है, आप इसे एक लोन के फॉर्म में बोल सकते हैं या एडवांस जो आपने लिया है उसके फॉर्म बोल सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट में है, मतलब जो पे नहीं किया गया है. और उस लोन जब आप एक लोन का मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लेट कर देते हैं या मिस कर देते हैं या पे नहीं करते हैं, तो आप जो है डिफ़ॉल्टर कहलाए जाते हैं और उस लोन को जो है NPA में लिया जाता है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में. तो आप जो लेंडर है वो डिफ़ॉल्टर इसीलिए कहा जाता है कि आपने लोन इन अ डिफ़ॉल्ट व्हेन द लेंडर कंसिडर द लोन एग्रीमेंट टू ब्रोकन, मतलब आपने पे नहीं किया तो आपने जो लोन एग्रीमेंट है उसको तोड़ दिया है और आप जो हैं आप उसको पे करने में असफल हैं, तो आप जो हैं एक NPA हो गए उस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए. तो पुराने ज़माने में NPA तब माना जाता था जब आपका जो पीरियड था वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा और आप उसमें भी पैसा नहीं चुकाते हैं तो आप NPA डिक्लेयर हो जाते हैं. और अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें हम NPA को तब कंसिडर करते हैं अगर वो 180 दिन तक कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, मतलब 180 डेज आप अगर लेंगे तो वो 6 मंथ्स हुए. 6 मंथ्स में आपने अपने लोन की कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है तो आप NPA के अंदर आ जाते हैं. 31 मार्च 2004 से जो NPA था उसको या एक लोन और एडवांस को NPA तब कहा गया था. देखिए अगर आपने कोई टर्म लोन लिया है तो अगर आप 90 दिन के ऊपर हो जा रहे हैं और आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट या कोई भी ब्याज या कोई भी मूलधन नहीं पे किया है तो आप जो है NPA के अंडर काउंट किए जाते हैं. उसी तरह जब आपने ओवरड्राफ्ट लिया है या कैश क्रेडिट लिया हुआ है तो उसमें भी अगर 90 दिन हो जाते हैं, उसमें आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है, तब भी आप NPA कहलाएंगे. और अगर आपने कोई बिल परचेज़ किया हुआ है या डिस्काउंटेड बिल लिया हुआ है उसमें भी 90 दिन का ही केस है कि अगर आप 90 डेज तक कुछ भी पे नहीं करते हैं तो आप NPA के अंडर आएंगे. फिर आगे हमारी कैटेगरीज ऑफ NPA. 4 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड हैं: स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट, लॉस असेट. जो स्टैंडर्ड असेट है उसको कहा जाता है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपने या तो ब्याज या तो मूलधन कुछ भी पे नहीं किया है एक लोन का तो आप स्टैंडर्ड असेट के अंदर आ रहे हैं. सब स्टैंडर्ड असेट हो गया, ये 90 दिन जो है 12 महीने में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि 12 महीने से कम या 12 महीने तक आपने कुछ भी पे नहीं किया है तो आप NPA हैं. उसी तरह डाउटफुल असेट्स होते हैं. डाउटफुल असेट्स में ये टाइम 12 मंथ से ज़्यादा हो जाता है और ये 3 साल तक बनता, मतलब ये 3 उसमें डिवाइडेड होता है, जैसे 0 से 1 ईयर. फिर उसमें जो 20% जो है वो अगर वो उस टाइम वो पे करता है तो बैंक बोलता है कि मैं 20% तुमको पे कर दूँगा, मतलब अपनी तरफ से पे कर दूँगा. फिर सेकेंड आ जाता है कि फ्रॉम 0 to 2 ईयर्स, उसमें 30% प्रोविज़न जो है वो बैंक बोलता है कि मैं पे कर दूँगा, बाकी तुम पे कर दो. फिर थर्ड ईयर में जो है वो 10 महीने इंतज़ार करते हैं, उसका NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है. देन इज़ लॉस असेट, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि पर्सन जो है लोन पे करेगा, तो वो जो है और एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा भी वो इंस्पेक्ट होता है और वो बैलेंस
शीट में एक अमाउंट के टाइप में मतलब एंटर हो जाता है, जो पे ऑफ मतलब एक एनपीए और एक लोन के अमाउंट में वो रहता ही रहता है बैंक के ऊपर। फिर आगे क्या रीज़न्स हैं एनपीए होने के, तो एक तो यही है कि हम इंक्वायरी नहीं करते। जब हमें कस्टमर लोन लेने आता है तो हम इंक्वायरी नहीं करते, कि प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती है कि वो क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसकी पोजीशन है, फाइनेंशियली वो कितना स्टेबल है ताकि वो लोन दे सके। और या तो उसने जो सेकंड पॉइंट है कि उसने जो बिज़नेस शुरू किया है उससे कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ताकि वो लोन चुका पाए। मतलब वो पहले से ही डिफ़ॉल्टर लिस्ट में चल रहा है और हमने चेक ही नहीं किया, और हमने एग्रीकल्चर पर्पज़ से उसको लोन दिया था और एग्रीकल्चर में वो गुड नहीं कर पाया तो वो लोन नहीं दे पाया। और कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अचानक से चेंज हो जाती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है या कुछ नई पॉलिसीज आ जाती हैं, तो जो एक पर्सन फॉलो नहीं कर पाता और उसके कारण भी वो लोन नहीं चुका पाता है। फिर आगे फैक्टर्स, कि क्या फैक्टर्स रहते हैं एनपीए राइज होने के। तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और इनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस नहीं होता। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। हमने थ्रेट नहीं देखा, हमने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी, वीकनेस नहीं देखी, स्ट्रेंथ नहीं देखी, और हमने ऐसे ही कस्टमर को आइडेंटिफाई करके लोन प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद आ गया कि हमने उसका क्रेडिट पहले से चेक नहीं किया है कि वो पहले ही उधार में चल रहा है तो ऑब्वियसली वो हमारा लोन कैसे देगा। मैनेजर ने बोल दिया कि हाँ जी मेरे जानने वाला है दे दो, तो मैनेजरल डेफिशिएंसीज हो गई। और हमने ढंग से जो है इंडस्ट्रियल विजिट नहीं की, जो उसकी इंडस्ट्रीज़ थी या जो भी उसका बिज़नेस था उसको हमने चेक नहीं किया और हमने बिना चेक किए लोन दे दिया। या करप्शन, उसने थोड़ा सा पैसा खिला दिया और हमने लोन पास कर दिया। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। देन कम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप देखेंगे कि वही है कि बहुत टफ जो है कई बार लीगल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कस्टमर नहीं कर पाता डिफ़ाइन, और एकदम ही जो है, जैसे अब देखो आजकल कोरोना चल रहा है तो इकनॉमी बहुत डाउन आ गई है, तो पर्सन के पास ऑलरेडी काम नहीं है तो वो लोन कैसे चुकाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में अचानक से चेंज हो जाना, पहले से ही डिफ़ॉल्टर लिस्ट में चलना, और कुछ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होने के कारण भी कुछ लोग जो हैं लोन उठा तो लेते हैं पर चुका नहीं पाते। तो ये फैक्टर्स हैं। देन आ गया इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब मतलब ऑब्वियसली अब एक बैंक से आपने लोन ले लिया है या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले लिया है, अब आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, तो उस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि अब बैंक से पैसा चला गया है, किसी का मूलधन आपने किसी और को दे दिया है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, आप ब्याज कैसे देंगे, ब्याज नहीं देंगे तो लोग पैसा क्यों रखेंगे, आप चाहेंगे हमारे बैंक से पैसा ना निकले तो कैश फ्लो कम करेंगे, तो वो कस्टमर को एक तरह से अपसेट ही करेगा कि ये लोग हमें अच्छा ब्याज भी नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा भी रिस्ट्रिक्ट किया है, तो कैश फ्लो जो है कम हो जाएगा। ड्रेन ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली पैसा नहीं है आपके पास, आप ब्याज नहीं दे पा रहे तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, क्योंकि तब लोग क्यों आएंगे आपके बैंक में। तो आपकी जो गुडविल है वो भी डाउन हो जाएगी, आप एक अच्छे बैंकर या एक बैंक इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएंगे। और आपकी इक्विटी वैल्यू, यानी कि आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप इक्विटी यानी कि जो इजीली कन्वर्टेबल हो सके पैसे में, वो चीज़ें ही नहीं आपके पास, तो ऑब्वियसली आपका इक्विटी जो वैल्यू है वो भी बैडली इफेक्ट होगा। अभी बोल रहे हैं कि क्यों लोन अकाउंट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम बोरोअर साइड में देखें, मतलब जो ले रहा है उसकी साइड में देखें, तो वो वही हो सकता है कि उसने प्लानिंग ढंग से नहीं की, उसने अपने फंड्स को ढंग से डाइवर्सिफाई नहीं किया, और कुछ डिस्प्यूट्स के कारण वो उसका पैसा ख़त्म हो गया, उसके पास मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अपने काम को अच्छे से चला नहीं पाया, तो वो हमारा पैसा वापस नहीं दे पाया। इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग थी, उसके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, या कोई नेचुरल कैलिमिटी यानी कि अर्थक्वेक या फ्लड्स कुछ वैसा हो गया जो उसका पैसा ले गया या डुबो गया उसको, तो ये बोरोअर साइड की तरफ से हो सकता है। देन कम्स द बैंकर साइड। बैंकर साइड में आप देखेंगे मतलब
डिफेक्टिव सेंक्शन नंबर, पोस्ट सेंक्शन मतलब सेंक्शन के लिए जो आप सेंक्शन आपने किया, आपने ढंग से चेक नहीं किया, आपने एकदम लोन सेंक्शन कर दिया, आपने देखा ही नहीं कि वो कर पाएगा कि नहीं, तो आप देखेंगे कि सेंक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, या पोस्ट सेंक्शन ही कर दिया होता है, या डिले कर देते हैं रिलीज़ करने में, तब तक उस पर्सन का काम ख़त्म हो चुका होता है, या उसके पास वो जो पैसा था वो भी नहीं रहा होता, या बहुत ही स्लो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ें बैंकर साइड की तरफ से हो सकती हैं जो लोन अकाउंट्स को वर्सली इफेक्ट कर सकती हैं। फिर आगे व्हाट आर द कॉजेज़ क्या रहते हैं? तो पहला स्पेकुलेशन, मतलब आपने सोचा कि मैं हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्या पता मुझे हाई इनकम ही मिल जाए। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपको बताया कि मतलब आपने लोन दे दिया किसी पर्सन को जो पहले से ही डिफ़ॉल्टर था, या आपने पैसा खाकर उसको दे दिया और आपने देखा नहीं कि उसका बिज़नेस क्या है, वो कैसे मैनेज कर रहा है। फिर डाइवर्जेंस ऑफ फंड्स हो गया, जैसे कि फ़ंड्स को आप जो है अननेसेसरी जो हैं आप हर कहीं उसको यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाया नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है, और एट लास्ट आप फिर हाथ खड़ा कर देने कि मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है। इंटरनल रीजंस, जैसे कि मैनेजमेंट जो आपकी वो बहुत ही ख़राब है, टेक्नोलॉजी आपकी इनअप्रोप्रिएट है, आपका लेबर आपका बात नहीं सुनता, वो प्रॉब्लम्स और चल रही हैं, मार्केटिंग आपकी अच्छी नहीं है, वो मतलब आज की टेक्नोलॉजी भी बेस्ड नहीं है, तो वो पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है कंपनी को, तो आप कैसे ही, जब आपकी कंपनी इतनी पुअरली परफॉर्म कर रही है तो आप कैसे लोन को चुकाएंगे। देन कम्स द एक्सटर्नल रीजंस में आप देख सकते हैं कि लाइक जैसे आपको होता है रिसेशन हो गया इकोनॉमी, जैसे अभी का टाइम है, अब लोगों के पास काम नहीं है, किसी ने लोन उठाया भी होगा तो कैसे चुकाएगा, वो काम ही नहीं है उसके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, या एकदम प्राइस का राइज हो गया, और जो रिलीज़ सेंक्शन लिमिट ने बैंक ने सेंक्शन लिमिट देनी थी उसको डिले कर दिया, फिर सेटलमेंट्स में डिले हो गया बाय गवर्नमेंट से, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एकदम से आपदा आ गई और आपका सब कुछ है नहीं शो करने के लिए। तो दीज आर द कॉजेज़ जो आपको नॉन परफॉर्मर बना देते हैं और आप एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं बैंक के लिए। तो लोन लेने से पहले आपको बहुत सी चीज़ों को गो थ्रू करना चाहिए, एज अ बोरोअर भी और एज अ बैंकर भी, ताकि एनपीए कम हो। So that's all from my side. Be safe, be healthy, and keep learning and keep updating yourself. Thank you.